हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिबा खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा चैनल जो है नेट एस्पिरेंट्स को हेल्प करता है, स्पेशली जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मैं हेल्प करती हूँ, चाहे वो +1 +2 का स्टूडेंट हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई भी नेट एस्पिरेंट हो। तो अभी तक मेरी जो वीडियोस अपलोड हो रही थी वो रिलेटेड टू पेपर 2 थी, दैट इज़ जो मेरा कॉमर्स जो मेरा कोर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मैं सारी वीडियोस अपलोड कर रही थी। बट इन टुडेज वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट पेपर 1, जो कि ज़्यादातर बच्चों के लिए एक ट्रिकी पेपर होता है। और ये पेपर सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन, सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है। और ज़्यादातर बच्चों ने इसमें जो यूनिट्स हैं, बेसिकली इसमें भी 10 यूनिट्स होती हैं। जैसे कि हमारा पेपर 2 में 10 यूनिट्स हैं, वैसे ही आपकी पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स इंक्लूडेड होती हैं। तो इनमें जो यूनिट्स हैं और इसमें जो सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं वो उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता एक स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज और हर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इसीलिए हर स्टूडेंट पेपर 1 में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने जब नेट क्लियर किया था तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी टू क्लियर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेपर 1, और मैंने कहाँ कहाँ से कौन कौन सा स्टडी मटेरियल मैंने यूज़ किया था मैं भी आपको ये रेकमेंड करूँगी। और रिकमेंडेशन किसी बेसिस पे कर रही हूँ, ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे कर रही हूँ, बिकॉज जिन लोगों ने या फिर जिन मेंटर्स ने मुझे ये रेकमेंड किया था मैंने उन पे पूरा ट्रस्ट किया है। और बिकॉज उनका भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, वो भी बहुत लर्नड लोग थे हैं मतलब। तो इसलिए आप आज की वीडियो शुरू करते हैं यूनिट 1 से, जो कि है, आपको ये पता ही है पेपर पैटर्न, आई होप आप सब लोग जानते ही हैं कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आने हैं और पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल यूनिट्स 10 है, तो हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आने हैं, तो 5 × 10 = 50 क्वेश्चन जो है आपका पेपर 1 इंक्लूड करता है। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन को देखने से लगता है कि यस इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट एक्चुअल में वो सिंपल नहीं होता है। बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बहुत सारे मॉडल्स आपको पढ़ने होते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर करूंगी कि आपको अगर टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सब चीज़ें कवर अप करनी है, तो आप इग्नू का जो स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिलता है, ऑनलाइन आप गूगल सर्च करोगे आपको इग्नू का स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएगा। इट्स अ फ्री सोर्स। और बीएड में जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सब्जेक्ट होता है आप उसको रेफर करें। बिलीव मी, आपके सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर करेगा और उसमें हर चीज़ बहुत ही डिटेल में कवर की गई है। मैंने भी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए उसी की हेल्प से अपने नोट्स बनाए थे। इग्नू का स्टडी मटेरियल मैंने डाउनलोड किया था बीएड का, और मैंने सब कुछ वहाँ से क्लियर किया है। तो मैं आपको भी यही चीज़ रिकमेंड करूँगी कि देखिए, आपको अगर नेट या जेआरएफ क्लियर करना है तो आपको पेपर 2 के साथ पेपर 1 पे भी कमांड करनी होगी। आप ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर 2 जो कि आपका कोर सब्जेक्ट होता है, जो आप ऑलरेडी 4 से 5 सालों से पढ़ रहे होते हैं, बीकॉम में पढ़ रहे होते हैं, एमकॉम में पढ़ रहे होते हैं, +1 से आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ पेपर 2 में कमांड करने से आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही रॉन्ग बिलीफ है कुछ लोगों का। आपको पूरा कंसंट्रेशन दोनों पेपर्स में लगाना है और आपको यूनिट वाइज तैयारी शुरू करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बीच में से कोई भी रैंडमली कोई सब्जेक्ट उठाया और आप पढ़ना शुरू हो गए, नहीं। मैंने आपको हर एक वीडियो में मैं ये शेयर करती हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो नीट हो, कोई भी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जाम स्ट्रैटेजी डिमांड करता है। आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होती है। ऑब्वियसली आपको बहुत सारे मेंटर्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने गाइड किया था और अभी तक कर रहे हैं, और अभी तक मैं उनसे टच में हूं। गाइड करने वाले लोग बहुत होंगे, ठीक है ना, लेकिन आपने स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है। हर बच्चे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है।
तो आपको अगर कोई भी नेट के अलावा जब मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रही हूँ तो मैं उसमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इंक्लूड कर लेती हूँ। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको स्क्रैच से पढ़ना जरूरी है। ये नहीं है कि आप बीच में से मिडिल में से कोई सा भी रैंडमली कोई आपका मन किया कि हाँ चलो आज ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं बिकॉज ये पेपर में आना है। नहीं, आपको फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना है। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। तो आपको यूनिट वाइज चीजें पढ़नी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने पेपर 1 शुरू किया है, पेपर 1 की सबसे पहले यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड का सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कीजिए, नोट्स बनाइए और फिर उनको रिवाइज करना शुरू कीजिए। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से टोटल 5 क्वेश्चंस आने हैं। आप ये कोशिश करें कि टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस आप पूरे सही कर सको। देखिए, हम जो भी चीजें पढ़ते हैं सारी चीजें हम अपने दिमाग में रिटेन करके नहीं रख सकते। और जब हम पेपर देने जाते हैं, जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव, आजकल 99% जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके साथ आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आप सारे क्वेश्चन अपनी रिटेनिंग पावर की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब जो चीजें आपने याद की होंगी जरूरी नहीं है वो आपको वहां पे भी एकदम से दिमाग में क्लिक कर जाए। नहीं, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी भी आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस लॉजिक से सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होते हैं। तो आपको ये सारे मेथड्स पता होने चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है। देखो, जो तो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, वो आपको एकदम से क्लिक कर जाएंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसको आंसर कर दोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको या तो रॉन्ग आंसर करोगे या फिर करोगे ही नहीं। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें दिक्कत नहीं आती कभी भी बच्चे को दिक्कत आती है जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को पूछने के लिए हमको अपना माइंड तैयार करना होता है। हमको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एग्जाम से पहले कि हमारा माइंड ऑलरेडी तैयार हो जाए उन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो यूनिट 1 में मैंने आपको बता दिया कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप इग्नू का बीएड का स्टडी मटेरियल यूज करें। एंड आई अश्योर यू कि अगर आप उस स्टडी मटेरियल को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करोगे, एक एक चीज बारीकी से पढ़ोगे, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं यूनिट 2 की रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि बहुत सारे लोगों को टेक्निकल सब्जेक्ट लगता है। और रिसर्च एप्टीट्यूड की सबसे फेमस बुक है CR कोठारी। ये मेरे लिए बहुत टेक्निकल बुक है। जब मैं बिगिनर थी, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, मेरे लिए ये बुक थोड़ी सी मुझे मुश्किल लगी, मैं इजीली इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। तो CR कोठारी एक हाई लेवल की बुक है, एडवांस लेवल की बुक है। उसमें जो लैंग्वेज लिखी गई है, नो डाउट इट्स अ वेरी गुड बुक। बट वो बुक उस बंदे के लिए अच्छी है जिसने ऑलरेडी रिसर्च के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हो। तो आप पहले अपने रिसर्च के देखो, रिसर्च में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं टाइप ऑफ रिसर्च से पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ रिसर्च से ही 5 के 5 क्वेश्चन आने हैं। हाँ, हो सकता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन डाल दे या फिर कोई एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन डाल दे। तो आपको पहले CR कोठारी मैंने उन लोगों को रिकमेंड करी है जिनके रिसर्च के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मतलब एडवांस लेवल पे जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी बिल्कुल तैयारी शुरू करनी है, वो कोई भी एक इजी ऑथर मतलब इजी लैंग्वेज वाली बुक को उठाएं और पहले अपने रिसर्च के कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप CR कोठारी को पढ़ सकते हैं। और रिसर्च में मैंने आपको बता ही दिया है, 5 जो क्वेश्चन आने हैं वो 80% जो है टाइप ऑफ रिसर्च पे ही आते हैं। तो आपको पहले टाइप ऑफ रिसर्च पूरा का पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 जो है आपकी कम्युनिकेशन के लिए भी मैं आपको इग्नू का ही स्टडी मटेरियल रेकमेंड करूंगी। उस स्टडी मटेरियल में हर एक चीज बहुत ही डिटेल्ड तरीके से बताई गई है, यहां तक कि जो मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन के और
पास्ट में कौन कौन सी कमेटीज थी, ये सब चीजें। बिकॉज देखो हर यूनिट से कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल आने हैं और कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड आने हैं, तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना है। आपको फैक्ट्स भी लर्न करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं रिकमेंड कर रही हूं कि आप इग्नू का ही स्टडी मटेरियल पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं और फिर उनको रिवाइज करें। अब बात करते हैं यूनिट 4 की, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। बट बिलीव मी, एक टाइम ऐसा भी था कि मैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को देख के ही बहुत ज़्यादा डर जाती थी। बट मैंने क्या किया, एक YouTube चैनल, आप कोई सा भी YouTube देखो, आपको पेपर 1 के लिए मैं सच बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ओपन हुए हैं। कोचिंग्स मैंने अपने एक शॉर्ट में भी बात की थी कि कोचिंग्स नो डाउट डेफिनेटली हेल्प करते हैं, लेकिन कोचिंग्स आपकी हेल्प तब करेगा जब आप अपनी हेल्प खुद करोगे। तो आपको पहले 60 to 70% तैयारी खुद करके जानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करते हो इन द कोचिंग। तो डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या है, उसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए, उसमें आपकी कैलकुलेशंस, ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप एक कोई जो भी आपको YouTube चैनल समझ में आता है, बहुत सारे YouTube चैनल आजकल ओपन हुए हैं जो बैंकिंग की तैयारी करवाते हैं। बिकॉज बैंकिंग में ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन होता है सबसे ज़्यादा एडवांस लेवल का पूछा जाता है, लेकिन नेट में इतना एडवांस नहीं पूछा जाता। नेट में बेसिकली जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है वो बस लेंथी होता है, आप में उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती हैं। तो वो कैलकुलेटिव माइंड बनाने के लिए आपको रोज एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने डीआई की तैयारी, डीआई को किस तरह पे, डीआई पे किस तरह से कमांड मैंने ली थी। सबसे पहले मैंने कुछ ट्रिक्स जो है YouTube चैनल से सीखी थी। जैसे कि अगर आप बड़े बड़े डिजिट्स को, 3 डिजिट नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनके क्या ट्रिक्स होते हैं, अगर आप डिवाइड करते हो तो उनके क्या ट्रिक्स होंगे। मैंने जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो सारे पढ़े। तो मैथ्स के कुछ बेसिक चीज़ों पे पहले मैंने ध्यान दिया, उसके बाद मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू किया। और अगर जैसे कि मेरे एग्जाम में 2 to 3 मंथ्स का टाइम था, तो 2 to 3 मंथ्स तक मैंने रोज एक डीआई प्रैक्टिस किया है। तो आपको देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना है, आपको डेली सिर्फ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन में 5 पार्ट होंगे, ठीक है ना। तो उन 5 पार्ट्स को आपने जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और आप यकीन मानिए अगर आप रोज सिर्फ एक डीआई का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम देखो अगर आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टाइम निकाल रहे हो, दैट मीन्स आपको हाफ एन आवर, बिकॉज शुरू में आपको टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में ऑब्वियसली, बट आप एग्जाम टाइम तक आप 4 से 5 मिनट में वो क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो प्लीज इस यूनिट को, डेटा इंटरप्रिटेशन वाली यूनिट से डर के इसको छोड़े मत, बिकॉज ये स्कोरिंग है। अगर आप 2 से 3 महीने मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हो तो आप पूरे 5 के 5 क्वेश्चन ठीक करके आ सकते हो। और मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, जब मैंने फर्स्ट टाइम नेट का एग्जाम दिया था, क्योंकि मेरा 3rd अटेम्प्ट में नेट का पेपर क्लियर हुआ है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने डीआई का क्वेश्चन किया ही नहीं है, और अगर किया भी है तो वो सबसे एंड में किया था। लेकिन जब मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई, जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, यकीन मानिए जिस अटेम्प्ट में मैंने नेट का पेपर क्लियर किया था, उस अटेम्प्ट में मैंने सबसे पहले डीआई का क्वेश्चन ही जाके सॉल्व किया था। जैसे ही क्वेश्चन पेपर ओपन हुआ मैंने सबसे पहले डीआई का ही क्वेश्चन सॉल्व किया, बिकॉज मेरी स्पीड इतनी ज्यादा बन गई थी और मुझे पता था आप जब डीआई का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, आप शॉर्ट होते हो कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही है और आप 5 के 5 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो। तो प्लीज मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को मिस मत करें, आप इसको मत छोड़ें। अगर आपके पास 1 महीने का भी टाइम है ना, तो भी आप इस यूनिट पे कमांड पा सकते हो। रोज आपने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने से पहले थोड़े से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मैथ्स के, जो हमने 10th लेवल पे पढ़े होते हैं, स्कूल लेवल पे पढ़े होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा हमें रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बात आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। मैं
देखो, जिनका इंग्लिश बेस स्ट्रॉन्ग है उसको तो इस यूनिट पे फोकस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आज तक इस यूनिट की ना तो प्रैक्टिस करी है ना इस पे ध्यान दिया है। बट जिनका इंग्लिश थोड़ा सा मतलब स्ट्रांग नहीं है वो क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी इस पे, नो, आपको इस पे ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है। लास्ट का जो आपका 1 मंथ होगा, जो 1 मंथ बचेगा एग्जाम के लिए, आपने इस यूनिट को बस तभी प्रैक्टिस करना है। आपने क्या करना है, लास्ट के 5 to 10 ईयर्स के जो पेपर होंगे, पेपर 1 जो होगा, आपने बस वो रोज प्रैक्टिस करना है। आपको पैटर्न पता चल जाएगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली, आपके माइंड को पता चल जाएगा कि आपने ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि प्लीज इस यूनिट पे ज्यादा फोकस वो लोग ना करें जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं भी है उन लोगों के लिए भी 1 महीना बहुत है इस यूनिट पे कमांड करने के लिए। अब बात करते हैं 6th यूनिट की, लॉजिकल रीजनिंग, जिस यूनिट पे भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। मेरा भी फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मुझे भी लॉजिकल रीजनिंग का कुछ भी नहीं पता था, लेकिन 3rd अटेम्प्ट में मैंने भी लॉजिकल रीजनिंग पे बहुत अच्छे से कमांड गेन कर ली थी। लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि लॉजिकल रीजनिंग में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूँ लॉजिकल रीजनिंग में, और मैंने जो नोट्स बनाए थे उन नोट्स की हेल्प से मैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर करूंगी। और आपका जितना भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऑलरेडी ओपन हुए हुए हैं जो लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से करवाते हैं, आप प्लीज़ उनको फॉलो करें। और रोज़ देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, डीआई हो गया और लॉजिकल रीजनिंग हो गई, ये 3 यूनिट्स को रोज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम टाइम तक इन तीनों पे कमांड कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आज तो आपको लॉजिकल रीजनिंग आपने पढ़ ली, सारा का सारा जितना भी उसमें टॉपिक्स है वो सारे पढ़ लिया, आज तो आपको वो डेफिनेटली समझ आ जाएंगे। बट अगर आपने आने वाले दिनों में उनको दोबारा से रिवाइज नहीं किया, उनको दोबारा से प्रैक्टिस नहीं किया, तो बिलीव मी आप वो सब चीजें भूल जाओगे। तो डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग रोज डेली प्रैक्टिस मांगता है अगर आपने नेट जेआरएफ क्लियर करना है। सेम गोज फॉर यूनिट 7 मैथमेटिकल रीजनिंग में ये सारी चीजें आती हैं, जैसे कि जितना भी आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, रीजनिंग हो गया, जितनी भी टाइप्स ऑफ रीजनिंग है वो सारी आपके मैथमेटिकल रीजनिंग में आएगी। मैंने खुद इस पे अच्छी कमांड गेन की थी, और आप भी अच्छी प्रैक्टिस से, किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो करने से आप इस पे कमांड पा सकते हो। 8th यूनिट है आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में बेसिकली आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने 10th लेवल तक कंप्यूटर पढ़ा होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, और आपकी जनरेशन्स कौन कौन सी थी कंप्यूटर्स की, 4 to 5 जनरेशन्स थी, उन जनरेशन्स में क्या क्या यूज़ किया जाता था, सुपर कंप्यूटर कौन से थे, कौन से जनरेशन में यूज़ किए जाते थे। तो 10th लेवल तक आपने जो फैक्चुअल चीज़ें कंप्यूटर के बारे में पढ़ी थी वो सारी चीज़ें आपकी इस यूनिट में पूछी जाती हैं। तो आप एक ल्यूसेंट की पतली सी बुक आती है कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होती है वो आप इसके लिए रेफर कर सकते हो। अब बात आती है यूनिट 9 और यूनिट 10 की। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने आज तक इस यूनिट से कुछ भी नहीं पढ़ा। देखिए, मैंने आपको फर्स्ट जो मेरी वीडियो अपलोड हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। आपको कोई भी 8 यूनिट पेपर 1 की कमांड करनी है और कोई भी 8 यूनिट पे आपको पेपर 2 पे कमांड करनी है। तो एनी 8 यूनिट्स में, ये शुरू की 8 यूनिट्स पे मैंने कमांड कर ली थी, 9th और 10th यूनिट पे आप कभी कमांड कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये इतनी वास्ट है। आप हायर एजुकेशन में कितना भी कुछ पढ़ के चले जाओ, आपको जो वहां क्वेश्चन आना है वो आपको आएगा ही नहीं। एनवायरनमेंट इतना ज्यादा वास्ट है, आप कुछ भी पढ़ के चले जाओ, वहां पे जो क्वेश्चन आना है आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप 9th और 10th यूनिट आप सिर्फ एक ही बुक से पढ़ें जो कि है KVS मदान। देखिए, वैसे तो हमको 10 के 10 यूनिट में से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूं आपको कि 9th और 10th यूनिट आप छोड़ के चले जाओ। मैं ये बोल रही हूं आपको कि आपको कमांड 8 यूनिट्स पे पानी है और 9th और 10th यूनिट आपको KVS मदान से पढ़नी है। देखो,
मैं आपको बताऊं, जब आप पहली 8 यूनिट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे, सारे स्टडी मटेरियल पढ़ लोगे, उसके बाद लास्ट का जो आपका 1 महीना होगा, आपको केवीएस मदान पढ़नी ही पढ़नी है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर पेपर 1। इससे बेटर बुक मेरे हिसाब से कोई नहीं है पेपर 1 के लिए। इसमें हर एक चीज पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हुई है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सारी चीजों, जितना भी स्टडी मटेरियल आप इकट्ठा करोगे, चाहे वो इग्नू का स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन का स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो आप कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, आप पढ़ो, डेफिनेटली पढ़ो, लेकिन केवीएस मदान को आप प्लीज मिस मत करें। आपने 10 के 10 यूनिट्स केवीएस मदान से पढ़ने ही पढ़ने। ये जो लास्ट के 9th और 10th यूनिट हैं, ये आप केवीएस मदान से पढ़ के जाओगे, और यकीन मानिए इन 10 क्वेश्चन, 9th और 10th यूनिट के 10 क्वेश्चन बनते हैं, 10 में से 4 से पार क्वेश्चन आप इजीली केवीएस मदान की हेल्प से अटेम्प्ट कर लोगे। तो आपने बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन लेना है, केवीएस मदान का लेटेस्ट पब्लिकेशन लेनी है, और उसको लास्ट के 1 to 1.5 मंथ में पढ़ना शुरू कर देना है। मैं आपको बार बार बोल रही हूं, प्लीज इस बुक को मिस मत करें। ये बेस्ट बुक है टू प्रिपेयर फॉर पेपर 1। तो आई होप मेरी ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, मेरा जो एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैंने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, ये आपको हेल्प करेगा और आप भी इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाओगे विदाउट एनी कोचिंग। देखिए, जो भी चीजें मैंने आपको बताई है ना, वो अगर आप डेली करने लग जाओ, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं एक एक यूनिट का टॉपिक वाइज अब वीडियोस लेके आने वाली हूँ, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी टॉपिक्स हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड में यूनिट वाइज मैं टॉपिक्स लेकर आऊँगी। और आई होप मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझ आएगा और वो आपको एग्जाम क्लियर करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी अपना एग्जाम इजीली विदाउट कोचिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज नेट प्रेप विद शीबा खान, एंड हैव अ गुड डे।